नमस्कार साथियों। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक ने नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक परमानेंट भर्ती है। किसी तरह का कोई 4 साल का बॉन्ड नहीं है इसमें। आप 60 साल तक ये नौकरी कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोस्ट गार्ड जो है उसका किस तरीके का काम रहता है, क्या रोल होता है और आपको क्या करना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो भारतीय तट रक्षक है, वो हमारी देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा करता है। और इनकी जो ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी जहाजों में होगी। और जो जहाज हैं भारतीय कोस्ट गार्ड के, उसके जहाज सफेद कलर के होते हैं। और जो आपकी वर्दी होगी वो बिल्कुल नेवी के जैसी होगी। उसके अंदर थोड़ा बैज वैज का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। और जो कोस्ट गार्ड के जो जीडी सेलर है और जो नाविक है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो नेवी के साथ ही होती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है, बिल्कुल मौका मत चूकना इससे। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी फायदा होगा। बिल्कुल एकदम जो कोस्ट गार्ड की बात है वो सारी की सारी बात अच्छे से बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 11 फरवरी से और 25 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। सारी कंडीशन की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सब आपको पता चलेगा वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। निकलना है तो पहले ही निकल जाओ, बाद में ऐसे स्किप कर करके देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रोजगार पत्रिका पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन से देखना है और अच्छे से समझना है। चलिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। सबसे पहले इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सिटीजन मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दो पोस्ट रखी गई हैं। एक पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी, दूसरी पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। ठीक है। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो नाविक जनरल ड्यूटी है उसके लिए आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। किसमें? साथ में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका किया होना चाहिए, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे सीबीएसई से किया हो, चाहे आईसीएसई से किया हो। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। अब ये डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी क्या है, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको अलग अलग। तो जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए क्लास 10th पास होना जरूरी है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ये आपका जो बोर्ड है स्टेट हो सकता है या सीबीएसई हो सकता है। इसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स रखी गई है, दोनों के लिए, नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। और जो कैंडिडेट का जन्म है वो 1 सितंबर 2003 से लेके 31 अगस्त 2007 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी भाई एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से, उनको छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद वैकेंसीज की बात कर लें तो ये कोस्ट गार्ड में टोटल 5 जोन है, जोन वाइज भर्ती करी जाती है। जिस जोन में आपका स्टेट बढ़ता है आपको उस जोन में अप्लाई करना है और उसमें उतनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी दोस्तों 260 है। और जोन है ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल। इसके बाद में जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच है उसकी जोन वाइज जो टोटल वैकेंसी है 40 है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका जोन वाइज कौन से स्टेट में आता है। तो आप मोटा मोटा देख लीजिए, जो नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ में जो उत्तर दिशा में जितने स्टेट हैं वो सारे नॉर्थ में, और पश्चिम में है वो वेस्ट में, पूर्व में है वो ईस्ट में, साउथ में है मतलब दक्षिण वाले साउथ में है, और सेंट्रल वाले में आता है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये टेंटेटिव है, ये बढ़ाई भी जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसको ध्यान से सुन लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा और टोटल 4 स्टेज है इसमें, 1 2 3 4। इसको डिटेल में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन में जाने के लिए आपको आइडेंटिटी चेक करी जाएगी और आपका इसका ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है इसमें? लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट को क्या है, अपलोड करना होगा अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एडिशनली लाइव इमेज भी ली जाएगी, मतलब जब आप रजिस्टर करोगे तो आपका कैमरा इनेबल हो जाएगा और आपकी फोटो उसी समय ली जाएगी रियल टाइम में। किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए ये इतनी इसके अंदर सुरक्षा बरती जाती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फुटअप होगा और ये सब रहेगा। इसके बाद बायोमेट्रिक, ओनली लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना है। स्टेज 1 में जब आप जाओगे तो वहां पे भी आपका ये बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आता है सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप भर्ती के लिए जाओगे तो आपका वेरीफाई भी किया जाएगा। आपकी फोटो का मिलान, आपका बायोमेट्रिक, आपका सिग्नेचर और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब देखा जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से करना है ये सारा काम। अभी बात करते हैं हम कि सिलेक्शन में होगा क्या। तो स्टेज 1 जो होती है उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। तो इसके लिए आपके सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो कैंडिडेट का, जैसे मैंने बताया, आइडेंटिटी प्रूफ किया जाएगा वहां पे। तो उसके पास
ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आपका आईडी प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद में जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसका प्रिंट आउट आपको लाना ज़रूरी है। उसमें आपकी जो फ़ोटो है वो क्लियरली दिखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? इसके बाद आपको रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ कैरी करने हैं, ठीक है? जो कि आपको वहाँ आपने अपलोड किए थे वही वाले। इसके बाद जो एससी-एसटी कैंडिडेट हैं और जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, इनको अपना क्या लेके आना पड़ेगा साथ में, सर्टिफ़िकेट लेके आना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी जाने-आने का खर्चा है वो आपको वो लोग पे करेंगे। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा, आपका चेक कर लिया जाएगा। फिर आप आओगे दोस्तों किसके लिए? इसके लिए। तो आपका जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, उसको सेक्शन 1 देना होगा सिर्फ़, जिसमें पासिंग मार्क्स 30 हैं, किसके लिए? अनरिज़र्व्ड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए। और जो एससी-एसटी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 27 पासिंग मार्क्स हैं। आगे बताएँगे हम पूरा किस तरीके से होगा, ये सिर्फ़ पासिंग मार्क्स की बात है। तो नाविक जो जीडी है, नाविक जीडी का 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में पास होना ज़रूरी है, सेक्शन 2 में भी पास होना, अलग-अलग पास होना पड़ेगा। इसमें जो अनरिज़र्व्ड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी, इनको टोटल 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। एससी-एसटी का जो कैंडिडेट है, उसको 44 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है? इसके बाद में बात करते हैं हम कि रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 में क्या-क्या टेस्ट लिया जाएगा और किस तरीके से मार्क्स रहेंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60, टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60। तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। आपके जो सब्जेक्ट है वो रहेंगे मैथ्स 20 क्वेश्चन, साइंस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और जीके के 5 सवाल आएँगे। ऑलरेडी मैं पासिंग मार्क्स बता चुका हूँ। लेवल आएगा दोस्तों 10वीं क्लास का सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 1 दोनों के लिए कंपल्सरी है, ठीक है? तो जो जो बच्चे ओनली डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सेक्शन 1 देना पड़ेगा और जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जनरल ड्यूटी के लिए, उनको दोनों सेक्शन देने पड़ेंगे। दूसरे सेक्शन में दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, टाइम मिलेगा आधा घंटा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। इसमें 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, आपका मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स में 25 नंबर और फिजिक्स के 25 नंबर, ठीक है दोस्तों? आप अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो 20 नंबर लाना ज़रूरी है आपको 50 में से। और यदि एससी-एसटी के हैं तो आपको 17 नंबर लेके आएँगे तो आप क्वालीफाई कर जाएँगे। इसमें जो सवाल आएँगे वो दोस्तों 12वीं क्लास के लेवल के आएँगे। इसके बाद आता है नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि यदि एक अलग-अलग दिन एग्ज़ाम हुआ, तो पेपर की टफनेस के हिसाब से ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये फ़ॉर्मूला लगा के नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा। ठीक है? तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका काम है। इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है, तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम। जैसा आपका कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपने दिया, उसके बेसिस पे आपको इसमें आगे जाना पड़ेगा। तो जो ड्यूरेशन ऑफ जो स्टेज 2 है ना, वो 1 या 2 दिन का हो सकता है। इसमें आपको सेंटर एलोकेट किया जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों स्टेज 2 में? स्टेज 2 में सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट किया जाता है। असेसमेंट टेस्ट मतलब जो बायोमेट्रिक वेरिफाइड कैंडिडेट होंगे ना, वो ओएमआर बेस्ड एक एग्ज़ाम देंगे फिर से। इसमें दोस्तों आपका ये जो दिस टेस्ट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, मतलब इसके जो मार्क्स हैं ना, वो आगे जुड़ेंगे नहीं मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट का जो काम है वो ऑलरेडी सीबीटी में वाले में हो गया। मतलब स्टेज 1 में जो आपने दिया ना, वही है मेरिट। ये क्या है, असेसमेंट आपको ये आपको पास करना ज़रूरी है। किसके लिए? ताकि आपका आगे नेक्स्ट वाला वो टेस्ट हो सके, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसके तुरंत बाद में आपको आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा और इसके लिए आपका 1 घंटे में इसका रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा। तो जो बच्चे असेसमेंट टेस्ट पास कर लेंगे, उनको फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो आपको अपनी रिस्क पे करना है। मतलब इसमें क्या है, बेसिकली रनिंग और ये सब होता है, तो इसमें बता दिया गया है पहले भाई आप अपनी रिस्क पे। तो आपको क्या-क्या चीज़ लेके जाना ज़रूरी है दोस्तों? स्पोर्ट्स रिग का मतलब है जूते होने चाहिए, जो आपके स्पोर्ट्स शूज़ हैं, टी-शर्ट और ट्राउज़र। ट्राउज़र मतलब आपका ट्रैक का जो पैंट आता है ना, वो वाला। इसमें आपको करवाएँगे क्या-क्या? तो इसमें आपको करवाएँगे दोस्तों 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जो कि आपको 7 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद 20 आपको उठक-बैठक मारने पड़ेंगे, स्क्वाट्स। और 10 पुशअप मारने पड़ेंगे, ठीक है? तो ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट ब्रेक। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि रेस किया, इसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक दिया, फिर आपने उठक-बैठक मारी, फिर ये कंटिन्यूअसली होगा। आप रेस करके आए, आते ही आपको उठक-बैठक मराए जाएँगे और पुशअप मराए जाएँगे। समझ में आ गया दोस्तों? इसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, जो आपने 10 और 12th की और जो अपनी आईडी प्रूफ अपलोड करी थी, वो सारी अभी फिर से चेक होंगी, ठीक है? ये सब कुछ चेक होने के बाद में आपका जो रिक्रूटमेंट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे होगा, वो आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करेगा और आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करने के बाद में यदि कोई कैंडिडेट में कोई माइनर अनफिट कर दिया जाता है, तो उसको 21 दिन का टाइम मिलता है। आपको नियरेस्ट जो भी डेज़िग्नेटेड मतलब बताएँगे, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड एलोकेट करेगा मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके आपको फिट या अनफिट अपने स्पेशलिस्ट से लिखवा के लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ स्टेज 3। स्टेज 3 फिर क्या है, एक तरीके का फाइनल काम हो रहा है।
तो इसमें क्या होगा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, वो रीवेरिफिकेशन करेगा, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट्स का ये सब सारी जानकारी ज़ोन वाइज़ इसकी सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है? स्टेज 1 की जो आपके मार्क्स थे इसके आधार पे। तो कैंडिडेट जो सेक्शन 1 में ज़्यादा स्कोर मार्क करते हैं, कैंडिडेट जो ओल्डर इन एज है, वो मेरिट में हायर होते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपकी स्टेज 3 में क्या है, कैंडिडेट वो क्वालीफाई स्टेज 1 एंड स्टेज 2 स्टैंड इन द मेरिट एज़ पर द वैकेंसी विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर रिपोर्टिंग एट आईएनएस चिल्का। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है ना, वो आईएनएस चिल्का में होगी, जहाँ पे नेवी की मैंने बताया ना आपको, जहाँ नेवी की ट्रेनिंग होती है, वहीं पे आपको इसकी ट्रेनिंग होती है। तो आपको वहाँ पे एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया जाता है। इसके बाद जो स्टेज 3 का ड्यूरेशन है, वो 1 से 2 दिन चलेगा। आईएनएस चिल्का एक नेवल ट्रेनिंग बेस है, मतलब इंडियन नेवी का ट्रेनिंग बेस है। वहाँ पे आपकी स्टेज 3 होगी। स्टेज 3 में क्या है, सबसे पहले आपकी बेसिक आइडेंटिटी चेक होगी, मतलब आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक के थ्रू आपका चेक किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएँगे, ठीक है? वो सारी चीज़ आपकी वहाँ पे दोबारा चेक होगी, ठीक है? इसके बाद आपका प्री एनरोलमेंट मेडिकल, फिर से वहाँ मेडिकल करवाया जाएगा दोस्तों, ठीक है? इसके बाद आपके ओरिजिनल जो भी कागज़ है, पुलिस वेरिफिकेशन जो आप लेके गए हो, वो सारी चीज़ सबमिट कर ली जाएँगी। इसके बाद आता है फाइनल स्टेज 4। स्टेज 4 का मतलब है दोस्तों, कैंडिडेट जो भी अभी ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिन्होंने स्टेज 3 में सबमिट कर दिए हैं, वेरिफिकेशन होगा, बोर्ड और स्टेट वो वहाँ पे चेक किए जाएँगे, उनकी जेन्युइनिटी मतलब वेरीफाई किया जाएगा। किससे? बोर्ड से, कि आपने जो सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं वो सही है या नहीं है। ये स्टेज 4 है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब टेस्ट बहुत आसान होगा, सब कुछ आसान है, बट जो फ्रॉड और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, बोगस एंट्रीज़ को रोकने के लिए ये इतनी सारी स्टेज रखी गई है। तो जो बच्चा सही है और बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही से आया है, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आवेदन करना। आवेदन सिर्फ़ ऑनलाइन करने हैं दोस्तों। 11 फरवरी को इसका ओपन होगा पोर्टल 11 बजे, ठीक है? और 25 फरवरी तक ओपन रहेगा रात में 11:30 बजे तक, ठीक है दोस्तों? कैंडिडेट को लॉगिन करना है सबसे पहले http जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड cdac.in/CGEPT इसके ऊपर आपको लॉगिन करना है। इसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करना है। ईमेल और आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए आपको, ये बिल्कुल सही वाला ईमेल आईडी और ये होना चाहिए फ़ोन नंबर, ठीक है? इसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि ये मोबाइल नंबर एटलीस्ट 31 दिसंबर 2025 तक ये चेंज नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। आपको भूलना नहीं है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी पे आपका सारा रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपको फ़ॉर्म फिल करना है, फ़ॉर्म फिल करने में कुछ यदि दिक्कत आती है, आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल जानकारी दूँगा, आप मेरे को लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो है आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो जीडी के लिए करो या फिर आप डोमेस्टिक के लिए करो, ठीक है? आप ऐसे नहीं कि दोनों के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल उसकी जो फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं कि ज़ेरॉक्स का आपने फ़ोटो खींच लिया लगा दिया, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपका जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो लगाना होगा और वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है, ठीक है? इसके बाद आपका लाइव इमेज कैप्चरिंग रजिस्ट्रेशन में होगा, वो मैं आपको बता दिया कि कैमरा इनेबल होगा और आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। इसके बाद आपको जो सिग्नेचर है आपके, उसको स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका 10th क्लास का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों में से। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ठीक है दोस्तों? इसके बाद आपका सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी इफ आप यदि मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मान लो कोई डोमेस्टिक ब्रांच का बच्चा है और वो अभी देना चाहता है क्या चीज़ का? जनरल ड्यूटी का, तो उसके लिए ये है। और या फिर कोस्ट गार्ड का सिविलियन पर्सन है तो वो एग्जाम लिख रहा है तो उनको सर्विस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दोस्तों, आप जिस स्टेट के हैं, क्योंकि आपका ज़ोन वाइज़ भर्ती हो रहा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। इसके बाद में सभी कैंडिडेट को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उसके बाद एडिशनल मार्कशीट 10th क्लास का यदि एप्लीकेबल है तो, मान लो आपने कहीं आपको दोबारा एग्ज़ाम दिया हो या कोई सप्लीमेंट्री रह गया हो तो उसके लिए। इसके बाद आपका जो ये होता है ग्रेड इंटू परसेंटेज, यदि आपको ग्रेड मिली हुई है तो उसका कन्वर्जन फार्मूला के हिसाब से आपको ये लगाना है और यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ऑलरेडी तो उससे आपको एनओसी लगाना है। इसके बाद जो जीडी हैं, उनके लिए 12th क्लास का मार्कशीट, एडिशनली 12th का सर्टिफिकेट और बाकी सभी सेम है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऑलरेडी डे अभी आता है एग्ज़ामिनेशन फीस। तो दोस्तों एग्ज़ामिनेशन फीस है जो कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैंडिडेट एंटाइटल्ड एंड डिज़ायर्ड फॉर अप्लाइंग वैकेंसी फॉर एससी/एसटी कैटेगरी। एससी/एसटी कैटेगरी का कोई फीस नहीं लगेगा, बाकी सबको ₹300 फीस पे करना है और ये ऑनलाइन पे करना है आपको। ठीक है? एक बार फीस आपने सबमिट कर दिया, किसी भी केस कंडीशन में आपका फीस वापस नहीं किया जाएगा दोस्तों। एग्ज़ामिनेशन का जो सिटी है वो आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है? इसके बाद जो अभी देख लो कि आपके सामने है कि किस तरीके से और कब एग्ज़ाम होंगे। तो नाविक जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच का जो स्टेज 1 है, मतलब आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, मिड अप्रैल और अप्रैल लास्ट में, और स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 आपका जून में होगा, और स्टेज 3 जो है वो मिड सितंबर में होगा, ठीक है? तो आपकी सितंबर में जॉइनिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है? कहने का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हुई, रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा, जो बच्चे क्वालीफाई कर जाएँगे उनको डिक्लेरेशन होगा, उनको उनकी मेल पे और वैसे भी इसकी साइट पे भी पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है? जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो सारे बता दिए ऑलरेडी, उसी को रिपीट कर रहा है बार-बार, और वही सारी चीज़ आपको चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह का आपने कहीं घपलाबाज़ी किया तो आपको सेम टाइम पकड़ लिया जाएगा दोस्तों, इसीलिए बार-बार वेरिफिकेशन हो रहा है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं अभी। आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो त्रिपुरा, मिज़ोरम और लोकल ट्राइब्स इन अंडमान निकोबार, मेघालय, मिज़ोरम, इन सब में जो आते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का और आपको छूट दिया जाता है। ठीक है? इसके बाद आपका चेस्ट जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब वेल प्रोपोर्शन में होना चाहिए आपके वेट के हिसाब से, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना आना चाहिए आपको, होना चाहिए आपका। वेट और हाइट का जो प्रोपोर्शन है उसमें 10 प्लस माइनस 10% तक एक्सेप्टेबल है। सुनना आपका नॉर्मल हियरिंग होना चाहिए, आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए दोस्तों बॉडी के ऊपर। और ट्रेनिंग जो है नाविक, जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच दोनों की आईएनएस चिल्का में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी सितंबर में। तो बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, और इस चीज़ को चूकना मत। ठीक है? इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये डिटेल में नोटिफ़िकेशन दोस्तों आपको पूरी जानकारी के साथ बता दिया हमने। इसके बाद बताते हैं पे एंड पर्क्स। तो पे एंड पर्क्स दोस्तों, नाविक जो जीडी है, डोमेस्टिक ब्रांच, उसको पे लेवल 3 से शुरू होगा। बेसिक पेमेंट उसकी 21,700 रुपए होगी। साथ में उसको डियरनेस अलाउंस और जो भी अलाउंस उसकी ड्यूटी और नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से जो मिल रहे हैं, वो सब उसको मिलेंगे। इसके बाद में जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, उसका जो पे है वो भी कितना रहेगा, 21,700 रुपए ही होगा, और उसको भी जो भी पे एंड अलाउंस है वो सब मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रमोशन जो है, आपका प्रमोशन अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी हो सकता है, जिसकी पे लेवल 8 होती है, और बेसिक पे उसकी 47,600 रुपए विद डियरनेस अलाउंस होता है। और क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों? फ्री राशन, फ्री क्लोथिंग मिलती है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है खुद के लिए और फैमिली के लिए। आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको एचआरए मिलेगा, खुद और के लिए और फैमिली के लिए। 45 डेज़ की अर्न लीव होती है, 8 दिन की कैजुअल लीव होती है, जिसमें आपको एलटीसी भी मिलता है खुद के लिए, फैमिली के लिए और डिपेंडेंट के लिए। इसमें आप कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंदर आप काम करते हो, और साथ में आपको ग्रेजुइटी है रिटायरमेंट के टाइम पे। कैंटीन की फैसिलिटी रहती है दोस्तों, और लोन की फैसिलिटी है। ईसीएचएस की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। इंश्योरेंस कवर आपका 75 लाख रुपए का होता है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी आपको इसमें पेमेंट पक्ष दिया गया है। ठीक है? तो ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन कोस्ट गार्ड का। तो कोस्ट गार्ड में आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि आपका जो नाविक जीडी है, जनरल ड्यूटी, तो जनरल ड्यूटी में आपको आएगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल पे काम कर सकते हैं आप, आपको मैकेनिकल का काम दिया जा सकता है। इसमें एक होता है डेक के ऊपर काम करने वाला, वो काम दिया जा सकता है, और आपको इसमें स्टोर का काम दिया जा सकता है, आपको क्लर्क वाला काम दिया जा सकता है। तो वहाँ पे आपका ब्रांच मिलेगा आपको। वो जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके हिसाब से आपको ब्रांच दिया जाएगा। इसके बाद में जो डोमेस्टिक ब्रांच रहता है, डोमेस्टिक ब्रांच को मिलता है दोस्तों कुक और स्टीवर्ड। ठीक है? ये इस डोमेस्टिक ब्रांच में आते हैं। तो कुक तो आपको सिंपल सा पता है, खाना बनाएगा। स्टीवर्ड होता है जो कि ऑफिसर्स को खाना सर्व वगैरह करने का काम रहता है उसका। तो ये आपको क्लियर कट मैंने बता दिया कि डोमेस्टिक ब्रांच में क्या होगा और जनरल ड्यूटी ब्रांच में क्या होगा। पे दोनों की सेम है। प्रमोशन, हाँ, जनरल ड्यूटी के प्रमोशन फास्ट रहेंगे, और जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच है उनके प्रमोशन स्लो रहेंगे। नौकरी 60 साल की है, और किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और वीडियो लंबा हुआ है, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि जानकारी आराम से और अच्छे से देनी थी। ठीक है? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अगले एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में।